मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद घाटी में तनाव, पत्थरबाजों के साथ कई जगह पुलिस की झड़पें, बीजेपी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। 3 देशों की यात्रा से स्वदेश लौटे मोदी, कैनेडियन पीएम के साथ की गुरुद्वारे की यात्रा, हिंदुत्व को बताया जीवन शैली। प्रदेश में सड़कों के लिए राज्य ने गडकरी से मांगा बजट, कोटा दर्रा सैंक्शन पर 621 करोड़ रुपए की मंजूरी की मांग, तो मरम्मत के लिए अलग से बजट मांगा। फसल खराबे को लेकर केंद्र से 12,000 करोड़ की मांग, 33% वाले मुआवजे के प्रावधान को भी किया गया शामिल। उधर सेवा दल ने निकाली सरकार की शव यात्रा। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस से भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, रोहित शर्मा को घरेलू मैदान पर पहली जीत की आस। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बुत को बुत और खुदा को जो खुदा कहते हैं, हम भी देखें कि तुझे देख के क्या कहते हैं। दाग दहलवी का शेर आज कश्मीरी अलगाववादियों के साथ ही मौजूदा सरकार पर ठीक सा बैठता है। सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने कश्मीर के हालात को लेकर हर बार सवाल किए और आज कश्मीर के हालात पर खुद ही सवालों से घिर गई। सवाल मुफ्ती के साथ गठबंधन का है, जो कल और आज की सूरत हाल पर चर्चा चाहते हैं। और इस बीच बात कश्मीर के विस्थापित पंडितों की है, जो एक बार फिर से चर्चा में आने के बाद हाशिए पर चले गए। धारा 370 की बात नहीं करेंगे तो शायद बीजेपी के लिए बेहतर होगा। इस बीच कांग्रेस समेत तमाम दलों की सियासत का भी सवाल है और चर्चा के बीच आपकी राय भी काफी अहम है। हर मसले को करीब से टटोला जाएगा। बिग फाइट लाइव में नासूर बने मसर्रत पर बातचीत जारी है। तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कश्मीर के हालात को बयान करेगी। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आज कश्मीर की मांगे क्या है, कश्मीर के हालात क्या है और इन हालात पर आखिर किस तरह से काम किए जाने की जरूरत होती है। कुछ सवाल भी हैं जो इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। देखिए। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से घाटी सुलग गई है। श्रीनगर से लेकर कई इलाकों में पत्थरबाजों के साथ पुलिस की झड़पें हुई हैं। तो जम्मू में इन हालात के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के साथ बीजेपी और वकीलों ने जम्मू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और नाराजगी जताई। इस बीच राम माधव भी जम्मू पहुंचे और पार्टी की बैठक के बाद एक सुर में पीडीपी और स्थानीय सरकार से मसर्रत आलम और उसके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच सवाल मुफ्ती मोहम्मद सईद का है, जिनका मुख्यमंत्री बनने के बाद अलगाववादी राजनीति को लोकतांत्रिक स्पेस देने और मसर्रत आलम को रिहा करने के फैसला अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। मुफ्ती को पता था कि यह कदम इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। 2010 में जब मसर्रत आलम को अरेस्ट किया गया था तो इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया था। खुफिया एजेंसियों का मानना था कि तब मसर्रत की अगुवाई में ही घाटी में खतरनाक विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जिनमें सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में 110 युवक मारे गए थे। संयोग से 2010 में मसर्रत की गिरफ्तारी के बाद घाटी में चल रहा खूनी खेल शांत हो गया। पर अब इस बार कश्मीर में मुफ्ती ने सत्ता संभालते ही 6 दिनों के भीतर मसर्रत आलम को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जेल से रिहाई का आदेश दे दिया और बीते बुधवार को गिलानी के घर से मसर्रत ने पाकिस्तान और हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़े। क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या ये मसर्रत का सीधा बर्ताव था
या फिर इसके पीछे भी कोई सियासत है। इसे अगर समझना है तो फिर एक हफ्ते पहले के जम्मू कश्मीर के हालात को भी समझना होगा, जब केंद्र के दबाव में घाटी में अलग से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बसाने की बात हुई। बयानबाजी से शुरू हुआ सिलसिला अलगाववादियों के विरोध तक जा पहुंचा और इसी का नतीजा था कि मसर्रत की रिहाई के बाद भी गुफ्तगू करने वाले अलगाववादी अचानक साथ आ गए। तो क्या मसर्रत के बहाने कश्मीर में कुछ और तो नहीं किया जा रहा? क्या कश्मीरी पंडितों को घाटी में रुकने से रोका जा रहा है? और क्या अगर हालात सुधरते हैं तो फिर सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, मिरवाइज और शब्बीर शाह जैसे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी? और क्या मुफ्ती को भी अपनी कुर्सी का खतरा है? सवाल बीजेपी का भी है, जिसके लिए कश्मीर में पीडीपी का साथ गले की फांस बन चुका है, जहां ना तो निगलते बनता है और ना ही उगलते हैं। चलिए, चर्चा में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जसबीर जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी नेता सुरेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, कश्मीर विस्थापित पंडित और राजेश पंडिता जी हमारे साथ हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे। उससे पहले हाफिज सईद का पाकिस्तान से एक बयान आया है और उससे पहले जब मसर्रत की आज गिरफ्तारी सुबह हुई तो मसर्रत का भी कुछ कहना था। दोनों चीजें आपको सुनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दरअसल सुबह की शुरुआत के साथ किस तरह से सियासत पलटी और किस तरह से तमाम चीजें हमारे सामने आई। हाफिज सईद पाकिस्तान में थे और मसर्रत कश्मीर में, दोनों ने क्या कहा? ने तराल चलो पे कदगन लगाई है। गिलानी साहब को भी, मुझे भी और बाकी लोगों को भी नजरबंद किया गया है। तो इसका मकसद यही है कि तराल चलो के प्रोग्राम को नाकाम बनाया जाए। तो उनका क्या कहना है वो करें, जो उनको करना है। तो हम तो अपनी जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। उनको क्या करना है, उनकी मर्जी है, वो क्या करें। झंडा क्यों लहराया? मैं कहता हूं उसने दिल्ली में नहीं लहराया, उसने श्रीनगर में ये झंडा लहराया है। श्रीनगर कश्मीर है, कश्मीर मुतनाज़ है यूनाइटेड नेशन की करारदादों में और इसका हल बाकी है। ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। मुसर्रत आलम, तू बागी नहीं है। तेरे ऊपर बगावत का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हम मुकदमा समझते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले। हमारी वजारत खारजा साफ साफ बयान जारी करे। ये बगावत नहीं है, ये बगावत नहीं है, ये आज़ादी की तहरीक है। इंशाअल्लाह जिस तरह हम हरमैन में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार, हम अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो ये वो तस्वीर है जो सुबह से शाम तक के हालात को बयान करती है। फिर के अध्यक्ष जसबीर सिंह जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आप ही के पास में आएंगे, समझना चाहेंगे बीजेपी की मंशा पूरे अगर चैप्टर को देखा जाए, पूरे इस प्रसंग को देखा जाए, क्या नजर आती है? राम माधव कहते हैं लेकिन वो सख्ती तलखी नहीं है। नहीं, यदि हम इसको थोड़ा और पहले से शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब चुनाव लड़ा तो हम जम्मू कश्मीर के 3 रीजन मोटे मोटे देखते हैं, जम्मू रीजन, लद्दाख रीजन और कश्मीर वैली। जम्मू के अंदर उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला भारतीय जनता पार्टी को, लद्दाख रीजन में उतना सपोर्ट नहीं मिला और वैली में मिलने का सवाल ही नहीं था। तो वहाँ का मैंडेट ही ऐसा आया कि जिसके अंदर कोई भी पीडीपी के साथ आप सरकार बनाओ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप सरकार बनाओ, आपको बीजेपी को तो रखना ही रखना है। यदि बीजेपी उससे बाहर रहने का फैसला करती तो आज तक का जो इतिहास है, हम 1947 के बाद का इतिहास देख लें, वो ये है कि यदि 10,000 रुपये जम्मू कश्मीर सरकार को दिए गए हैं तो 9,500 करोड़ रुपए लगभग, या 9,000 करोड़ रुपए, या उसका अपन ये कह देते हैं कि 85%, 90% ये लोग केवल वैली में खर्च करते थे और जम्मू हमेशा उपेक्षित रहता था। पहली बार जो सरकार बनी है उसमें जम्मू की बराबरी की भागीदारी है। तो सरकार तो बननी चाहिए थी, लोगों का मैंडेट ही ये था। रही आज के हालात पर क्या कहना चाहेंगे? ये बातें तो हो गई, लेकिन आज के हालात काफी चिंताजनक है और इन हालात के पीछे इस गठबंधन की सरकार को वजह माना जा रहा है। नहीं, गठबंधन सरकार एक विषय नहीं है इसमें। हालात हमेशा से रहे हैं। कांग्रेस सरकार थी तब बिरयानियां खिलाई जाती थी,
लोग पूरा कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे अपने, कितना हालात कश्मीर के बिगड़े हैं ये सब। ये बिरयानी वाली बात आज दिग्विजय सिंह ने भी उठाई और कहा कि हम पर तो आरोप लगे, लेकिन अब क्या होना चाहिए। जसबीर सिंह जी, आप जैसे संगठन इस देश में सक्रिय है, पसरत रिहा होकर फिर गिरफ्तार होता है, लेकिन इस बीच में जो कुछ भी फैला जाता है उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, जिम्मेदार तो हम उनको मानेंगे कि जो इस हुकूमत के अंदर जिनकी हिस्सेदारी चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर थी और चाहे जम्मू कश्मीर के स्तर के ऊपर थी, 60 सालों में एक पर्टिकुलर विचारधारा की जो तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली सरकार थी। जहाँ तक मसरत की बात है, आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर जो केस था, मुकदमा था, वो पिछली सरकार ने लगाया था, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं थी। जो तैयारी उस सरकार को जिस गंभीरता के साथ इस केस को अदालत के अंदर पुटअप करना चाहिए था, अदालत के आदेश की वजह से मसरत की रिहाई हुई और वापस उसकी गिरफ्तारी हुई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ की सरकार को आप छोड़ देना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं, आप क्या कहना मैं चाहते हैं? ये कहने का है सरकार के हाथ में कुछ नहीं था। अगर सरकार के हाथ में मुकदमा जो है उसको मजबूत तरीके से अदालत के अंदर पेश करना होता है। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अदालतों को आज़ादी है। अगर अदालत के अंदर वो मुकदमा कमज़ोर तरीके से पिछली सरकार ने पेश किया तो ये पिछली सरकार की चूक रही। अब जो सरकार है वो पूरी गंभीरता के साथ इसके अंदर वापस उसकी गिरफ्तारी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर मसरत के खिलाफ जो मुकदमा है पूरी गंभीरता के साथ चलाया जाएगा। जहाँ तक ये अभी आपने जो क्लिपिंग बताई सईद की, मोहम्मद सईद की, ये वाकई में हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन जैसा अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, वहाँ का जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया उसके अंदर कांग्रेस को वहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जो केंद्र सरकार के सामने विकल्प यही था कि वहाँ पर जो दो बड़े दल थे, पीडीपी और बीजेपी, वो मिलकर सरकार को बनाते। अब सरकार अभी कुछ ही दिन पहले बनी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर केंद्र सरकार के सहयोग के साथ, समर्थन के साथ, वहाँ की जो पीडीपी सरकार और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, वो दोनों हालात के ऊपर काबू पाएंगे और राष्ट्रवाद के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, ये बयान हम सुनते हैं। जितेंद्र सिंह ने भी ये बात कही, होगी। नलिन कोहली ने भी ये बात कही और यही बात राम माधव जब जम्मू में थे तो उस दौरान सुनने को मिली। दो कॉलर चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, मोहनलाल जी अबू रोड से और शौकत अली जी डीडवाड़ा से हमारे साथ हैं। मोहनलाल जी, जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है? जी नमस्ते। नमस्कार। सुनिए जी, मेरा ये राय थी कि जो अभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जो समर्थन दिया है जी, इसमें मेरा तो कहना यह है कि बीजेपी को राजहित, राष्ट्रहित और जनहित से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता सुख चाहिए। अगर जनहित चाहिए, राष्ट्रहित चाहता तो आज तक आज ये ऐसी नौबत नहीं आती सर। इनको सिर्फ सत्ता सुख चाहिए। चलिए, मैं जानना बिल्कुल जानूंगा इस बारे में। जो हमारे खास मेहमान है उनसे उनकी राय। शौकत अली साहब, आपकी क्या राय है? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी बात सुनिए, बात में पूरी काटना। मेरी बात ये है, मेरा सवाल से जिस आदमी से माहौल खराब होएगा उसको रिहाई क्यों करना चाहिए जी, किस लिए रिहाई की है? और दूसरी बात ये है कि जब राम माधव तो आरएसएस के थे तो उनका बर्ताव अलग था। आज उनका भाषण सुना मैंने, उनका बर्ताव उस अलग था। दो तरह की बात, वो आरएसएस में तो दूसरी तरह की बात करते थे, आज पार्टी बीजेपी में आ गए तो वो दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आदमी को खुला छोड़ने के लिए यानी केंद्रीय सरकार को ऑप्शन लेना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश पंडिता जी, शौकत अली साहब की राय और क्या आपकी राय एक जैसी है? क्या बीजेपी ने जो सत्ता में आने से पहले वादे किए थे आज तमाम उन वादों पर काम करने जा रही है? नहीं, अभी तो मैं ऐसा लग नहीं रहा है कि करने जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर कश्मीरी विस्थापितों के अलग से एक सिटी बनाएंगे, तो उसका भी कोई उन्होंने ये नहीं बताया क्या होगा, कैसे होगा। कि हम कैसे मान लें कि कश्मीरी विस्थापितों को सारे देश से इकट्ठा करके वहाँ ले जाके वो सुरक्षित होंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो मौजूदा हालात है घाटी के, खास तौर पर ऐसे हालात में क्या विस्थापितों की का पुनर्वास संभव नजर आता है आपको? लगता है नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं आ रहा है, क्योंकि 1990 में भी शुरुआत में ऐसे ही हुआ था। वो हमें ऐसा लग रहा है कि वापस 1990 वाली गतिविधियां वापस शुरू हो रही है, वो हालात आ गए। चलिए फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी की नीति क्या कहती है इस बारे में। ब्रेक के उस पर ऐसी क्या मजबूरी है कि इसको मुफ्त सरकार को इस भाजपा सरकार ने समर्थन दे रखा है? तुरंत समर्थन लेना चाहिए। ये भाजपा सरकार वाले वही लोग हैं जो 370 का गाना गाते थे
आलाप देते हैं कि 370 हम खत्म कर देंगे और आतंकवादियों को और पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे, लेकिन जब से सत्ता में आए, जब से कश्मीर में आतंकवाद एक वापस उपजने लगा है। नहीं, बीजेपी के पास कश्मीर समस्या का हल ना तो पहले था और ना अभी है, और इसके लिए उसने कोई प्रयास भी नहीं किए। और जब उसने पीडीपी के साथ अपना गठबंधन किया, जो अलगाववादियों के साथी रहे हैं, अलगाववादियों के समर्थक रहे हैं, तो उससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के विजन के अंदर कहीं भी कश्मीर समस्या का कोई समाधान स्पष्ट रूप से नहीं है। मेरा प्यार पाकिस्तान, पाकिस्तान। भारत माता की मेरा प्यार पाकिस्तान, पाकिस्तान। भारत माता की आपके जम्मू कश्मीर में पथराव पहली बार हो रहा है भाई। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस कभी कभी इमर्ज होते हैं। हमारी सरकार उस सिचुएशन को सख्ती से हैंडल करेगी, ये हमारी अपेक्षा है। उनके गतिविधियों के कारण जो उचित कार्रवाई करना था वह पुलिस ने किया। मुझे लगता है कि पहले भी जब छोड़ा गया था वो भी एक कानूनी आवश्यकता के चलते छोड़ा गया था। अब वो जिन्होंने जो अपराध किया उसके चलते फिर गिरफ्तारी हुई है। साथ 115 में 100 हम लोग गिरफ्तार हो करते रहते हैं, लेकिन क्या देशद्रोह के कानून के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया? क्या सेडिशन के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया? हम इस बात की जानकारी चाहते हैं। एक तरफ भाजपा हमसे कहा करती थी कि कसाब को हम बिरयानी खिलाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि अब तो चूंकि वे हाउस अरेस्ट है, जम्मू कश्मीर सरकार के मेहमान हैं, तो वहां बिरयानी तो खा ही रहे होंगे। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकती कि देशद्रोह की हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा। अभी तक अतीत में जब भी इस तरीके की कोई घटना हुई है तो बीजेपी ने तमाम सरकारों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। आज केंद्र के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को सवाल का जवाब देना चाहिए कि पिछले 8-9 महीनों में जम्मू कश्मीर के हालात क्यों खराब हो रहे हैं, वहां पाकिस्तान समर्थक सेंटिमेंट क्यों बढ़ रहा है और क्यों भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। मुसरत को दूसरा जिन्ना बनाकर पेश किया जाना जो है ये साजिश थी। गिलानी साहब चाहते थे कि उनका कोई ना कोई सक्सेसर पैदा हो जाए। कहना है कि गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या कश्मीर की समस्या का हल बीजेपी के पास है या नहीं? ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, बीजेपी इस समस्या का हल कर पाएगी? आप अपनी राय firstindianews.com पर दे सकते हैं, फेसबुक पर दे सकते हैं, इसके साथ साथ ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। ट्विटर पर #मसरत ट्रेंड कर रहा है। तो सवाल सीधा सा है। इस बीच में मैं राजेश पंडिता जी, आपसे बात अधूरी रह गई थी, जानना चाहता हूं कि बीजेपी की मंशा पर अगर आपको शक है तो उसकी वजह क्या है? आपको नहीं लगता कि आपके लिए पहली बार चर्चा की गई है, पहली बार कोई सियासी दल आपके लिए आगे आया है? नहीं, ये बात सही है। हमारे लिए पहली दफ़ा बीजेपी ने ही किया है और बीजेपी चाहती है कि ये कश्मीरी पंडित वहाँ वापस जाएं, मगर क्या वो वहाँ अभी माहौल है कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए? क्या आपने कभी कश्मीरी पंडितों से पूछा, जब आप 1990 में वहाँ भागे थे, कि उस टाइम क्या स्थिति थी? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा आज वही स्थिति वापस शुरू हुई? बिल्कुल। हम तो बीजेपी के शुक्रगुजार है कि वो कह रहे हैं कि पंडितों के लिए हम अलग से एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मगर आप बनाइए, कॉलोनी बनेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, फिर से उन घरों में ही उनका पुनर्वास किया जाएगा। ये तमाम तरह की बातें सामने आती है। दो तीन दिन पहले ही अनुपम खेर बोलते हैं अब स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उससे पहले कॉलोनी बनाने की बात होती है और मुफ्ती इस बात से इनकार करते हैं और अलगाववादी कहते हैं कि उन्हीं घरों में बसा दिया जाए। लेकिन एक हालात ये भी है
कि हाईकोर्ट में तमाम फैसले आ गए हैं, उसके बावजूद कई कश्मीरी विस्थापित ऐसे हैं जिनको उनके घरों का मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। क्या ऐसी स्थितियां भी है राजेश जी? हाँ बिल्कुल है, वहाँ पर कुछ गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। आज मुझे बताइए, अगर वो वहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ पे? उनका जो ज़मीन थी, उनके जो मकान था, वो तो है ही नहीं। आपने नई सिटी बनाई या कॉलोनी बनाई है, उसमें रहेंगे, मगर उनका जो अपना खुद का जो छूटा हुआ, उसका क्या होगा? जी सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी समस्या भी है कश्मीर विस्थापितों के सामने? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी आदमी जब बेदखल किया जाएगा तो वो वापस जाने में उसके मन में वो पुरानी कल्पनाएं रहेंगी और जब तक हम उन कल्पनाओं का निवारण नहीं करते तो एकदम से इस चीज़ को प्रभावी तरीके से लागू भी नहीं किया जा सकता। पर एक बात ये देखनी पड़ेगी कि सरकार की मंशा है कि कश्मीरी पंडित वापस सम्मान लौटें। जम्मू कश्मीर सरकार की मंशा है, जो आज तक कभी उनको घुसने नहीं देती थी, उसकी मंशा है कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो वापस लौटें। थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी। अब हम ऐसे हालात में कैसे हिम्मत करेंगे जब मसर्रत छूटकर बाहर आते हैं और खुलेआम सीना तानकर बोलते हैं? और दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया वो भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। गिरफ्तारी हुई है, नजरबंद करने के बाद हल्का दबाव बना, पूरे देश में नाराजगी हुई तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन धाराएं अभी तक साफ नहीं है कि मसर्रत की गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई। अभी जो मैं आते आते समाचार सुन रहा था और उस समाचारों में ये है कि उन्होंने मसर्रत, ये परसों की घटना है या कल की घटना है, तो उन्होंने बुधवार का वाकया है, तो 2 दिन इन्होंने इस चीज में निकाले कि उसके एविडेंस इकट्ठे हो जाएं। एविडेंस आपके टीवी पर भी दिख रहे हैं, पर टीवी के एविडेंस को सरकार अपने हिसाब से नहीं लेती। उसने जो अपने लोगों से एविडेंस लिए होंगे उसके आधार पर, जो भी एविडेंस के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ने कल भी बयान दिया, मसर्रत ने कल भी बयान दिया और कहा कि ये वाजिब प्रतिक्रिया थी पाकिस्तान के साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये केवल सरकार बदलने से नहीं होगा, ये मानसिकता की लड़ाई है। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है और केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए देती है तो सब लोग कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है, ये सरकार तो, इसको तो हमारे लिए काम करना चाहिए था, वो लोगों ने हमारी जान बचाई है। पर वही सरकार जब ये कहती है कि आप इन लोगों को साथ में रखो, आप साथ साथ रहने की आदत डालो, जो लोग आपसे बिछुड़ गए हैं उनको आप साथ में अपने साथ रखो, उनको लेकर के आओ, इन लोगों की सुरक्षा के लिए, जो जम्मू कश्मीर के विस्थापित पंडित हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो कहते हैं अच्छा आपको यदि वहाँ पर सिक्योर नहीं लगता है जिस मोहल्ले में आप रहते थे तो हम एक अलग से कॉलोनी बना देते हैं। जब कॉलोनी बनाने की बात है तो वहाँ सिक्योरिटी भी होगी। ये मानसिकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1985 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदू व्यापारी थे जो वहां काम करते थे और वो उनको रातों रात भगाया गया। आज कोई हिंदू व्यापारी वहां पर काम नहीं करता। मैं वही सवाल कर रहा हूं सुरेंद्र जी, बीजेपी हिंदुत्व की पक्षधर है, कश्मीर में राष्ट्रवाद की पक्षधर है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों खतरे में नजर आते हैं यहाँ पर। तो नहीं, सरकार अपने तरीके से कोशिश कर रही है, सरकार अपने तरीके से कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये जानेंगे कि वो कोशिश क्या है। कुछ लोग जो हैं बीच के अंदर इसका नेगेटिव, या उनको ये कह सकते हैं कि मीडिया हीरो बना रहा है, ये भी कहा जा सकता है। मीडिया क्या हीरो बना रहा है? कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ हैं जयपुर से और साथ ही खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, क्या मसर्रत को मीडिया ने हीरो बनाया? मैं इस चीज को नहीं मानता मुशर्रफ को मीडिया ने हीरो बनाया। मुशर्रफ को जो कहते हैं हीरो बनाया है बीजेपी वालों ने। आज अगर बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ने अपने वहां पे कश्मीर के अंदर जो स्टेटमेंट दिए थे और उस स्टेटमेंट को देखते हुए अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बीडीपी को अगर जो समर्थन न देके और यदि वो विपक्ष में बैठती तो आज कुछ और बात वहाँ कहने को मतलब जो मजा आता। मगर इन लोगों ने मजे के लिए इस सरकार पार्टी को चलेगी सपोर्ट करने के बाद में और आज जो हमारे ही घर के अंदर आज हम ही उस जगह के अंदर बैठ के और हमारे सामने पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या कहलाएंगे सर। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हैं। खालिद साहब, आपकी राय भी जानना चाहूंगा। हाँ सर, नमस्कार सर। कसम साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। दूसरा मैं ये भी चाहूंगा, ये जैसे जो ये क्या बोलते हैं मुशर्रफ साहब, हाँ ये मुशर्रफ जो भी है और ये जो बीजेपी शिवसेना नेता जो जेल उगलने काम कर रहे हैं,
जो भी देश को तोड़ने की बात करे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं। वो कहता है कि यार भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया खालिद साहब और कृष्णा जी आपका दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जसराज जी, ये सवाल है, नीति और नीयत का सवाल है, उसमें अब लोग फर्क देखने लगे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ अगर लोग गए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो वजह थी राष्ट्रवाद, जिसको बीजेपी कहती है, लेकिन वो राष्ट्रवाद अब हिलता नजर आता है। वो भरोसा लोगों में क्यों टूटता जा रहा है, ये जानना चाहेंगे जसबीर जी। हाँ, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी जो राजेश पंडित जी की पीड़ा जो प्रकट हो रही थी, वहाँ के जो विस्थापित हैं उनको स्थापित वहाँ पर किया जाए। और आप जो बता रहे हैं कि जिस किस्म से अलगाववादी और आतंकवादी ताकतें अपना सिर उठाने की पूरी कोशिश कर रही, लेकिन जहाँ तक नीति और नीयत की बात है, ये आप मानकर चलिए कि एक लंबे अरसे के बाद एक राष्ट्रवाद की भावना वाली सरकार आई है, जिस बात को आप भी अभी मान रहे थे। इसलिए आपको इनको समय देना पड़ेगा। हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, हम कहते हैं कि आपका ये दावा है, लेकिन वो दावा लोगों की नजरों में खरा नहीं उतर रहा। देखिए, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, भावनात्मक तौर के ऊपर चीजों को नियंत्रित करना बहुत जल्दी में आसान नहीं होता। वो पुरानी कही हुई बात है, मसरत नासूर बन जाते हैं। देख रहे हैं हम, देखिए दिनों की रिहाई कितना बड़ा मसला हो गया। घाटी में कितने दिनों की शांति थी, आज क्या हालात है घाटी की। मसरत जो है, जो हालात बने हैं, उसके लिए मसरत की रिहाई में तो ये बात रही कि अदालत के अंदर उसके केस को मजबूती के साथ उसकी पैरवी नहीं की गई। आप सरकार में थे सुरेंद्र जी, आपने क्यों नहीं मजबूती से उसकी पैरवी की? क्यों नहीं मसरत की रिहाई को लेकर सवाल खड़े किए गए? जब राज्य सरकार का गठन हुआ है, उस समय जो कागज आए हैं, उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उसकी रिहाई का फैसला कर चुकी थी और डीएम को उसकी अरेस्ट को जो इसको कहना चाहिए पुनर्जीवित करना चाहिए था, वो उसने किया ही नहीं। आप अभी अपनी क्लिपिंग में भी दिखा रहे हैं कि वहां की अलगाववादी ताकतें जो है मुफ्ती सरकार के इस बात के लिए आलोचना कर रही है कि उन्होंने दोबारा बिल्कुल, लेकिन सरकार में बीजेपी बराबर की भागीदार है। जब सरकार सरकार पर गिरफ्तारी का दबाव बना सकते हैं, राम माधव वहां जाकर ये कह सकते हैं, निर्मल सिंह से मिलते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिलते हैं राम माधव, और फिर परिणाम है, उसी का परिणाम वो देरी क्यों? मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन तब क्यों नहीं है? गिरफ्तारी दोबारा इसीलिए हुई है। मैं इसमें अश्विनी जी एक बात कहना चाहता हूं। ये कश्मीर का मामला है ना, 1947 से चल रहा है, 48 से चल रहा है। इसके साथ कई सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये 30 दिन में, 90 दिन में कोई कार्य योजना बना करके ये ठीक हो सकता है क्या? क्या इसके 60-65 साल हो गए क्या? तो 60-65 साल 60-65 हो गया। 60-65 साल इन लोगों के भरोसे थोड़ी हुए हैं। इन लोगों को समय तो दो। इनकी सरकार बने तो अभी 3 महीने में भरोसे की बात है, लेकिन मैं उसको लेकर ही सवाल है। लोग खड़े हो रहे हैं जी, लोग खड़े हो रहे हैं। इंद्र ओझा जी बीकानेर से और राजेंद्र जैन साहब हमारे साथ अजमेर से है। जैन साहब पहले आपके पास में आ रहे हैं, बताइए आपकी क्या राय है? जी, अजमेर से राजेंद्र जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो है कश्मीर की समस्या जो है ये बनी हुई है। कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है। क्या जैन साहब बीजेपी के पास इस समस्या का हल है? बीजेपी इस समस्या को हल कर पाएगी? अधिकृत कश्मीर है, उसको भी हमें वापस दिया जाए, ये मांग कर लीजिए। जब पाकिस्तान और ये कश्मीर की मांग करता है तो जब हम डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? इंद्र ओझा जी आपकी राय भी जानना चाहेंगे। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। सर, ये कश्मीर की जो समस्या है, ये आपने जो इश्यू लिया है, बहुत ही गहन इश्यू है भारत का जी। ये समस्या पूरे भारत की है, न किसी भाजपा की है न कांग्रेस की है, और ये समस्या आज से नहीं है। हमारा देश आजाद हुआ था। ओझा साहब यही जानना चाह रहे हैं, इसका हल कौन निकालेगा? कौन सी सियासी पार्टी निकालेगी? निवेदन कर रहा हूँ कि आज इसकी जिम्मेदारी अगर हम सोचे तो कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की रही है। लंबी सरकार इस देश के अंदर कांग्रेस ने की है। इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार चली है। कश्मीर के अंदर जो भी आज हम जो देख रहे हैं ना, ये बरसों पहले इसके बीज बोए गए थे और आज ये विकट समस्या हमारे सामने खड़ी है। तो आप कह रहे हो कि भाजपा के पास, भाजपा के लिए तो बहुत ये कठिन समय है। मेरे ख्याल से शायद बीजेपी के लिए इससे कोई कठिन समय नहीं हो सकता। बीजेपी और इस कठिन समय में बीजेपी क्या हल निकालेगी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान